कि ये बहुत बड़ा गैप है हमारी इंडस्ट्री के अंदर कि अलग अलग वेंडर्स के ऊपर डिपेंडेंट होना। अब कभी भी आर्किटेक्ट या डिज़ाइनर से प्रोजेक्ट लेते हो, आपका सबसे पहला सवाल उनसे क्या होता है? प्राइवेट बिल्डिंग के अंदर हो गया तो रेंटल आर वेरी हाई। जैसे मैं अभी गोल्फ कोर्स रोड पे मैंने भी प्रोजेक्ट किया, उसका 26 लाख रुपीज़ रेंट है, तो पर डे मिनिमम 1 लाख रुपीज़ का कॉस्ट क्लाइंट को आ रहा है। तो एवरी डे इज़ वेरी प्रीशियस फॉर अस। एग्जीक्यूशन के ऊपर एक भी बुक नहीं है, दिस इज द ओनली बुक इन ऑल ओवर इंडिया। आपकी बुक में BOQ भी बहुत बार मेंशन्ड है। हाँ, BOQ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कैन यू टेल फॉर द व्यूअर्स जिनको BOQ नहीं मालूम हो, तो एक एवरेज BOQ में और एक वेरी वेल थरो कवर्ड BOQ में क्या डिफरेंस हो सकता है? मैं अपने क्लाइंट को एक चीज़ बोलता हूँ, आप वर्ल्ड क्लास डिज़ाइन बनाने के लिए वर्ल्ड क्लास आर्किटेक्ट हायर कर सकते हो, लेकिन जब तक उस वर्ल्ड क्लास डिज़ाइन को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे ना, तो वर्ल्ड क्लास नहीं रहेगा वो। सो एग्जीक्यूशन ही दोनों आपस में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 पिलर्स आएंगे। Welcome to Design and Dialogues, everyone. Today I'm joined by a person who does exceptional projects in the construction space. He's a turnkey contractor where his work speaks louder than himself. He's done some amazing work for brands like Apple, Nespresso, and even some spiritual projects that he's going to tell you about. He's an author, and we will be learning a lot from him in this space today. Let's dive into this chat, one dialogue at a time. Welcome to Design and Dialogues, Mr. Amandeep. How are you? Absolutely fine, Athar. Thank you so much for inviting us. अरे thank you for coming. आज हम लोग we'll talk about a little bit about your expertise. We'll talk about your book. But firstly, I want to talk about you. आपने स्कूलिंग कहाँ से करी? आप इस इंडस्ट्री में कहाँ से पहुँच गए? मैंने GHPS का स्टूडेंट हूँ, गोरखकृष्ण पब्लिक स्कूल, जो दिल्ली में रहते जानते हैं। हाँ. और मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था और बहुत नोटी स्टूडेंट था। मेरे घर पे बड़ी बात फेमस थी कि आज तो कोई मेरे स्कूल में कोई PTM में नहीं गया, क्योंकि सबको पता था फेल इसने होना नहीं और फर्स्ट इसने आना नहीं है। तो ये पेट डायलॉग होता है हमारे घर का कि स्कूल जाने का फ़ायदा नहीं है, जाने तो इसकी कंप्लेंट सुननी है। तो बेटर है कि ना ही जाओ स्कूल के अंदर। तो आई एम दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट। तो इंटीरियर्स में कैसे आना हुआ? इंटीरियर शुरू से ना, ये शोरूम्स मुझे बड़े पैशनेट करते थे और ये इंटीरियर का मुझे बड़ा पैशनेट करता, बिकॉज मेरे फादर वुडन इंडस्ट्री से बिलोंग करते, लाइक इज़ इंडियाज़ फर्स्ट TT टेबल एंड बिलियर्ड्स टेबल मैन्युफैक्चरर। सो दैट टाइम मुझे था कि मुझे इसी फील्ड में नहीं करना, कुछ अलग करना है, बट हो इसी से रिलेटेड, कोई वुड फील्ड से रिलेटेड ही हो। तो एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, एक आर्किटेक्ट के साथ मुझे काम करने का मौका मिला मुझे। तो उन्होंने कहा था कि एक प्रोजेक्ट है मेरे पास और साथ में करते हैं वो, और उनके साथ जर्नी स्टार्ट करी। वो चले गए कनाडा और टीम हमारी पूरी बिल्ड हो गई थी, और मैंने उसके बाद फिर मुड़ के पीछे देखा नहीं। आज इट्स मोर देन 18 ईयर्स मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। हमने प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किए थे उनसे और अभी तक कंटिन्यूसली चल रहे हैं। गुड। सो टर्नकी कॉन्ट्रैक्टर, आपको शुरू से आपने वुडवर्क बोला आपको करना था, बट टर्नकी कॉन्ट्रैक्टर ये टर्निंग पॉइंट कहाँ पे आया जो आपने एक जॉब से लेके पूरा अपने प्रोजेक्ट्स करने शुरू करे? व्हाट वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट यू डिड? फर्स्ट प्रोजेक्ट में अच्छे से याद है, मैंने जैक्वार बाथ फिटिंग के साथ में कनेक्ट हुआ था, तो उनके साथ मैंने काम किया था। वहाँ पर उनका सबसे बड़ा पेन पॉइंट था कि दे हैव मल्टीपल वेंडर, और मल्टीपल वेंडर के साथ टाई अप करना बड़ा मुश्किल होता था कि आज ये नहीं आया, आज दूसरा वेंडर नहीं आया, और फिर ब्लेम गेम बहुत चलती थी कि आज उसकी वजह से ये काम गलत हो गया। तो दैट टाइम आई रियलाइज़ कि ये बहुत बड़ा गैप है हमारी इंडस्ट्री के अंदर कि अलग अलग वेंडर्स के ऊपर डिपेंडेंट होना, और क्लाइंट की भी कॉस्ट लगती थी और टाइम बड़ा वेस्ट होता। दैट टाइम आई रियलाइज़ कि मुझे अपनी खुद की पूरी टीम बिल्ड करनी है और वन स्टॉप सोल्यूशन देना है कि जो भी डिज़ाइंस हमारे पास क्लाइंट हमें दे रहा है और उसको एक ही बार में थ्रू आउट कंप्लीट करके देना है, और दैट इज़ कॉल्ड अ टर्न की सोल्यूशन। तो टर्न की वर्ड बेसिकली, ये वर्ड वहाँ से आया था कि जब हम कार लेने के लिए आते हैं, दे गेव अस की ओनली। वो नहीं कहते कि वहाँ से सीट्स लगवाया हो या उधर से विंडशील्ड्स लगवाया हो। कंप्लीट सोल्यूशन वो लोग दे रहे, गाड़ी हम लेते हो, एक्सेसरीज अदर पार्ट हो गया। ये वर्ड वहाँ से आता है, बहुत लोगों को नहीं मालूम है टर्न की वर्ड कहाँ से आया। तो ये वहाँ से आता वर्ड। नाइस। आपने बोला 18 साल पहले आपकी जर्नी करते कराते शुरू हुई। आई एम श्योर 18 साल में आपकी बहुत सारी लर्निंग्स हुई होगी, आपने गलतियां भी करी होंगी, आप ऐसे लोगों से भी मिले होंगे। अभी हम लोग आपके वर्क फ्लो के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, बट उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, अब कभी भी आर्किटेक्ट या डिज़ाइनर से प्रोजेक्ट लेते हो, आपका सबसे पहला सवाल उनसे क्या होता है? गुड क्वेश्चन। मेरा सबसे पहला सवाल उनसे ये होता है कि ये जो डिज़ाइंस आप दिखा रहे हो, जो मटेरियल स्पेसिफिकेशन आपने इसके अंदर दिया है, कि ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है भी है कि नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आर्किटेक्ट्स इतने पैशनेट होते हैं अपने डिज़ाइंस को लेके और ऐसे ऐसे डिज़ाइन बनाते हैं कि उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना इट्स वेरी बिग टास्क फॉर अस। दैट टाइम इमीडिएटली आस्क क्वेश्चन कि ये मार्केट में इसकी सोर्सिंग अवेलेबल है भी है कि नहीं है।
तो ये मेरा क्वेश्चन रहता है। और दूसरा मेरा रहता है कि आपने क्लाइंट से ये चीज़ अप्रूव करा ली है कि नहीं कराई है आपने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कई बार आता है कि क्लाइंट से अप्रूव नहीं होता है या 3D दिखा दी और वो चीज़ निकल के नहीं आती है। सो टोटली फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि उसको हमने कैसे कंप्लीट करना है। ऑफ कोर्स। आपने ये भी बोला कि जब आपने शुरू करा था तो बहुत सारे वेंडर्स को मैनेज करना, काम नहीं होना, इसकी वजह से आपने कंप्लीट सोल्यूशन में गया। सो आई एम प्रीटी श्योर राइट नाउ the story would not be very different. You would still be dealing with many vendors. आप बहुत सारे MEP consultants हो गए, इन सब के साथ अभी भी आप जगल करते होगे, तो अभी भी कोई प्रॉब्लम्स आती है, कैसे करते हो ये? यार ये ना टोटली डिपेंड करता है कि तुम्हारी टीम किस हिसाब से बिल्ड हुई पड़ी है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द टीम वर्क। आई हैव मोर देन 100 पीपल इन माय कंपनी। सो ये टोटली टीम है कि टीम कैसे, उनको हमने टीम को कैसे मैनेज करना है, आगे टीम उसका सारा डिटेल सारा उसको वेंडर्स को सारा मैनेज करती है। वेंडर्स है, वी हैव मल्टीपल वेंडर, और जेन्युइनली मुझे एक भी कॉल्स नहीं आती है, टोटली टीम वर्क आता है, सारा टीम मेरी हैंडल करती है। लाइक मेरे आई प्रोजेक्ट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, साइट सुपरवाइजर, पूरी चेन है हमारे पास पूरी, तो उसी के बेसिस पे सारी टीम हैंडल करती है। सो आपने अपनी टीम असेंबल कर ली, आपको एक प्रोजेक्ट भी आ गया, अब आपका वर्क फ्लो क्या रहता है? आप डिज़ाइन पे पहले फोकस करते हो या फिर आपके फर्स्ट 3 स्टेप्स बताइए क्या हो सकते हैं? सो फर्स्ट 3 स्टेप अगर मैं देखूँ, सबसे पहले हम उसकी सोर्सिंग हम देखते हैं कि जो हमारा स्पेसिफिकेशन हमें रिटर्न में आई है तो वो मार्केट में कहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। अगर दिल्ली में है, नथिंग लाइक दैट। अगर इंडिया में है तो उसके सोर्सिंग टाइम ऑफ प्लानिंग हम लोग कैलकुलेट करते हैं, फिर टीम अलाइन करते हैं, और फिर डेडलाइंस वगैरह हम लोग प्लान करते हैं कि हमने उस प्रोजेक्ट के लिए क्या डेडलाइन हमने क्लाइंट को दी है, कि जिसके बेसिस पे ही हम सारा कुछ वर्क शेड्यूल प्लान करें। आपने सब कर लिया, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन आपको दिख रहा है कि होने वाला है, क्लाइंट आता कहता है कि मुझे ये थोड़ा सा चेंज करना है, फिर आपका थॉट प्रोसेस क्या हो जाता है उस टाइम पे? हाँ, ये बहुत कॉमन चीज़ है, इसमें कोई हमारे लिए सरप्राइज़ नहीं है। इवन बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के अंदर भी हमारे साथ यही होता है, और पर्सनल प्रोजेक्ट भी हम करते हैं होता है। बट ठीक है, क्लाइंट का हुक्म सिर आंखों पर, जो क्लाइंट ने कहा वही करना है हमें, क्योंकि बिकॉज एट द एंड क्लाइंट खुश तो सब खुश। और आर्किटेक्ट के साथ भी वो भी यही कह रहे कि यार अगर क्लाइंट कह रहे तो वो काम करना ही है, तो ठीक है, इट्स ओके, वी आर मतलब यूज टू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। कोई प्रोजेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जब आपको बोला है कि एकदम फास्ट, मुझे इतना टाइम पीरियड ही है कि मुझे प्रोजेक्ट ख़त्म चाहिए, आप तब अपनी टाइम मैनेजमेंट और क्वालिटी मैनेजमेंट को कैसे मैनेज करते हो? कोई नहीं, सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं कि हर क्लाइंट ये कहता है कि मुझे बिफोर टाइम चाहिए, बिकॉज मुझे कल चाहिए था ये। हाँ, ये कल चाहिए था या इस डेट को हमें चाहिए था, तो ये हुआ नहीं। बिकॉज क्योंकि क्या होता है, 90% प्रोजेक्ट ना हमारे रेंटल प्रॉपर्टीज़ के अंदर या मॉल्स के अंदर हो गया या कोई प्राइवेट बिल्डिंग के अंदर हो गया, तो रेंटल आर वेरी हाई। जैसे मैं अभी गोल्फ कोर्स रोड पे मैंने भी प्रोजेक्ट किया, उसका 26 लाख रुपीज़ रेंट है, तो पर डे मिनिमम 1 लाख रुपीज़ का कॉस्ट क्लाइंट को आ रहा है। सो एवरी डे इज़ वेरी प्रीशियस फॉर अस, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस, होता है, और कोशिश करते हैं डेडलाइन को मैच करने के लिए। बट जो लास्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्लाइंट ने ही आके चेंज करा दिया, और क्लाइंट वॉज अवेयर कि मैंने चेंज कराया, तो टाइम लगेगा उसके अंदर, तो क्लाइंट को बताते हैं कि आपने ये चीज़ें चेंज को लिया, ये हमने प्लान में नहीं किया हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को डिले हो रहा है वो, तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चलता रहता है। आपने एग्जीक्यूशन, पहले मैं आपकी बुक के बारे में बात करूँगा। आपने जो बुक लिखी है 7 सीक्रेट्स ऑफ इंटीरियर्स, किसके लिए लिखी है? आपको व्हाट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड यू राइटिंग दिस बुक? सो बेसिकली क्या है, वैसे तो सिख आर नोन फॉर फाइटर, नॉट फॉर राइटर। वेरी फ्यू सिख है जो राइटर है। भाई वीर सिंह जी हो गए, खुशवंत सिंह जी हो गए, बहुत बड़े बड़े राइटर हैं। तो मेरे को शौक था लिखने का, तो मैंने लिखना स्टार्ट करा। लिखते लिखते इतना कुछ मेरे पास डाटा था, बिकॉज क्योंकि 18 साल में इतनी कुछ हैपन हुआ मेरे लाइफ के अंदर, इतना कुछ था, तो मेरे को था कि कुछ अपनी जनरेशन के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए तो कुछ तो मुझे दे के जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इस बुक के अलावा इस इंडस्ट्री के ऊपर कोई और बुक नहीं है। अच्छा। आर्किटेक्चरल इंडस्ट्री के ऊपर बुक है, डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री के ऊपर बुक है, बट एग्जीक्यूशन के ऊपर एक भी बुक नहीं है। दिस इज द ओनली बुक इन ऑल ओवर इंडिया एंड इट्स अवेलेबल इन अमेजोन। नाइस। तो एग्जीक्यूशन, सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन करके भी आपने थोड़ा बहुत यूज़ करा है। सिस्टमेटिक एग्जीक्यूशन बेसिकली क्या होता है कि जब हमारे को जैसे मैं बड़े कॉर्पोरेट्स की अगर मैं बात करता हूँ, लाइक एप्पल, ज़ारा या नेस्प्रेसो का भी लेते हैं। मैंने रिसेंटली अभी हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, तो वहाँ पर क्या होता है कि उनके जो भी प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन जो उन्होंने एक बार ही फिक्स कर दी है, फ्रीज कर दी है, तो वो एज इट इज़ ही रहेगा, उसके अंदर कोई 19-21 का भी फर्क नहीं होता। लाइक उनकी एक ब्रांड वॉल है नेस्प्रेसो की, उसके ब्रिक्स आती है, तो उनको वही ब्रिक चाहिए बिकॉज उनका वो ब्रांड है वहाँ पर, और ऑल ओवर ग्लोब उनको सेम प्रेजेंस चाहिए अपनी। सो दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक प्लानिंग, कि उसको डे 1 से लेके
लास्ट तक वही चीज़ फॉलो करनी है जो उन्होंने लिख के दिया हमारे को। नाइस। बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर हम लोग फॉलो करते हैं हाँ, आपकी बुक में BOQ भी बहुत बार मेंशन्ड है। हाँ, BOQ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कैन यू टेल फॉर द व्यूअर्स जिनको BOQ नहीं मालूम हो? सो BOQ बेसिकली बिल ऑफ क्वांटिटी है। हाँ। और बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड हमारी इंडस्ट्री में इसको लिया जाता है, बिकॉज कोई क्लाइंट कहता है डिज़ाइन आ गया है, डिज़ाइन आते ही काम शुरू कर दो, बट क्या होता है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग काम शुरू करना बहुत आसान है, बट उसको एग्जीक्यूट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बिल ऑफ क्वांटिटी BOQ हमारे उस केस से बहुत काम आता है, क्योंकि उसके अंदर एक एक चीज़ हमने मेंशन की होती है कि अगर टाइल लगनी है तो कितने स्क्वायर फीट टाइल लग रही है वहाँ पर, उसके ऊपर ग्राउटिंग होनी है या स्पेसेस लगने, एक एक चीज़ उसके अंदर हमने मेंशन की हुई होती है। तो बनाने में उसको टाइम लगता है, इज़ अ प्रोसेस। तो इतने पेशेंस क्लाइंट के अंदर नहीं होते कई बारी, क्योंकि टेक सम टाइम वीक और 10 डेज़ का टाइम हमारे को उसके अंदर लग जाता है। और तो वो बस थोड़ा सा क्लाइंट के लिए पेन पॉइंट होता है कि डिज़ाइन बनने के बाद एक हफ्ता क्यों लग रहा है इसको, यार फटाफट कंप्लीट करो। तो एक एवरेज BOQ में और एक वेरी वेल थरो कवर्ड BOQ में क्या डिफरेंस हो सकता है? सो एवरेज BOQ अगर हम बोले एक पेज का ही होगा। हाँ। अगर हम फुल डिटेल BOQ की बात करें तो उसमें कोई लिमिट नहीं होती है, 10 12 15 पेज का भी होता है, बिकॉज डिटेल जितनी हम डालें उतनी ही हमारी इसके अंदर कम रहती है। बट वो क्लाइंट के ऊपर है वो कितना उसको अंडरस्टैंड करता है। कॉर्पोरेट्स के अंदर हम लोग प्रॉपर डिटेल BOQ बनता है, एक एक चीज़ उसके अंदर मेंशन होती है, बट प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हमारे जो से होते हैं तो उसके अंदर हमारे मतलब थोड़ा BOQ पे जाने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि क्लाइंट को बड़ा डिफिकल्ट होता है उसको समझने के लिए। सो अगर इस चीज़ के बारे में बात करी जाए, डू यू थिंक वन ऑफ द रीजंस व्हाई प्रोजेक्ट गो ओवर बजट इज बिकॉज द BOQ इज नॉट बीन डन इन डिटेल? यस डेफिनेटली, बिकॉज यही होता है। तभी मैं बोलता स्टार्टिंग में कि डिज़ाइन के अकॉर्डिंग काम स्टार्ट करना इट्स वेरी इजी। क्योंकि BOQ बनने के बाद ना एक एक चीज़ उसके अंदर डिफाइन हो जाती है। तो क्लाइंट और आर्किटेक्ट के ऊपर ना कोई क्वेश्चंस नहीं रहते उसके अंदर, क्योंकि एक एक चीज़ डिफाइन होगी उसके अंदर, हम लेफ्ट राइट नहीं जा सकते। अगर क्लाइंट ने बोला कुछ चेंज करने के लिए तो हम BOQ से हम अलग जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी बजट इंक्रीज होगा ही होगा। अब जब आपने शुरू करा था, पहला प्रोजेक्ट करा था, तब से ही आपके दिमाग में था कि BOQ एकदम ऐसे डिटेल्ड होना चाहिए, या फिर जला कर अपना हाथ आप सीखे हो? नहीं 100% बहुत हाथ जलाए हैं BOQ के अंदर जनरली। तब तो मैं बड़ा बचता था BOQ बनाने के लिए, क्योंकि खुद ही BOQ बनाना पड़ता था। तो वो तरह जितना शॉर्ट BOQ हम बनाए तो उसी पे काम हो जाए ज़्यादा बेटर है। लेकिन आज पता चल रहा है कि जितना डिटेल में होगा, जितना टाइम हम BOQ में स्पेंड करेंगे, सो इट सेव लॉट ऑफ टाइम एंड मनी ऑल्सो। मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि आपके लिए गिविंग बैक एंड एस्पिरेशन एंड इंस्पायरिंग पीपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पॉडकास्ट कुछ बच्चे भी देखते हैं। सो इफ़ 3 mistakes that you would want to tell anyone who is trying to get into this industry, what is something that you'd like to share with them? So इस इंडस्ट्री में अगर आप देखो, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी हम काम करें, अब देखो मैं पिछले 18 सालों से एक ही चीज़ में करी जा रहा हूँ मैं। सो कंसिस्टेंसी इज़ ओनली की। अगर सेकंड बात करूँ डिसिप्लिन, कि कोई भी काम करना है प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ करना है, ना कि ऐसे नहीं कि करना है कि ठीक है हो जाएगा ये कर देंगे, नहीं, प्रॉपर डिसिप्लिन होना चाहिए काम के अंदर। थर्ड अगर मैं बोलूँ टीम वर्क, टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कहीं पर भी पहुंचना है तो टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज मैं यहाँ बैठ के अगर मैं पॉडकास्ट दे रहा हूँ और मेरे 10 प्रोजेक्ट इस टाइम पे मेरे एट ए टाइम मेरे चल रहे हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ माई टीम। आज अगर मेरी टीम के साथ ही मेरी विन है, टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दीज 3 थिंग्स आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो डे 1 से हमें अपने माइंड में लेके चलनी चाहिए। स्टार्टिंग में ज़रूरी नहीं है कि तब मेरे पास इतनी टीम नहीं थी। मुझे याद है अपने गाड़ी में खुद ही मैं लेके, खुद ही मेरे पास लैपटॉप होता था, प्रिंटर होता था, वहीं पे बिल बनाना, सब कुछ करना। आज पूरी टीम है, सारा काम वो करती है वहाँ पर मेरा। लेकिन बट ठीक है कि माइंडसेट था कि शुरू से कि टीम मैनेज करना है। तब 4 बंदों की टीम थी, आज 100 बंदों की टीम है, तो उसके अकॉर्डिंग था कि आज भी स्टेबल रखना है मुझे टीम को अपनी। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो अभी डिज़ाइन पढ़ रहे हैं, आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, दे focus solely on the design aspect of it, so much so that execution पे ध्यान ही नहीं रहता है एकदम। और ये सिर्फ इस इंडस्ट्री में नहीं है, काफ़ी सारी इंडस्ट्री में है कि आप लोग एक फैसेट ऑफ द बिजनेस पे इतना फोकस कर देते हो कि उसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उससे किसी को मतलब नहीं होता। whereas execution is the reason why the business actually succeeds. Absolutely. अगर डिज़ाइन 19-20 हो तो चल जाएगा, एग्जीक्यूशन 19-20 हो नहीं चलता है। करेक्ट। तो उस केस में आप एग्जीक्यूशन को कितनी इंपॉर्टेंस देते हो? ऑब्वियसली आप देते हो, बट आप ऐसा क्या बोलना चाहोगे स्टूडेंट से कि उनको उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी हिट करे? मैं अपने क्लाइंट को एक चीज़ बोलता हूँ, आप वर्ल्ड क्लास डिज़ाइन बनाने के लिए वर्ल्ड क्लास आर्किटेक्ट हायर कर सकते हो,
लेकिन जब तक उस वर्ल्ड क्लास डिज़ाइन को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे ना तो वर्ल्ड क्लास नहीं रहेगा वो। सो एग्जीक्यूशन ही दोनों आपस में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 पिलर्स हैं ये। एक बिल्डिंग के 2 पिलर्स है। एक बिल्डिंग आपकी तभी तैयार होगी दोनों पिलर साथ में हो गए, सिंगल पिलर पे कभी बिल्डिंग रेडी नहीं होगी। सो एग्जीक्यूशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डिज़ाइन का जितना हमारा डिज़ाइन पार्ट है। अगर एक बच्चा है जो अभी पढ़ रहा है एंड ही वांट्स टू गेट इनटू कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एग्जीक्यूशन, दे आर मेंट टू शैडो यू फॉर 3 days, ऐसा क्या सीखने मिलेगा बच्चे को जो शायद बंदा ज़िंदगी भर ना सीख पाए आपकी साइटों पे? सो सबसे पहले तो उसको ये सीखना मिलेगा कि कैसे दिन रात साइटों पे घूमना होता है वहाँ पर, क्योंकि घर बैठ के, ऑफिस में बैठ के, कैबिन के अंदर बैठ के कोई डिसीजन नहीं होते। क्लाइंट से मिलना डेली बेसिस पे, क्लाइंट से बात करना, टीम के साथ रहना, उस एनवायरनमेंट में रहना, किस एनवायरनमेंट पे टीम काम कर रही है और टीम की ढाल बन के खड़े होना साथ में। आप एक ऑथर के अलावा, एक एस्पिरेशन के अलावा आप एक बिजनेस ओनर है एट द एंड ऑफ द डे, तो आप प्रॉफिटेबिलिटी को एग्जीक्यूशन से कैसे मैच करते हैं? कैसे आप नेगोशिएशंस हैंडल करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ? यार मैं प्रोजेक्ट के टाइम पे जब क्लाइंट से डील हो रहा है, जब डिज़ाइन आता है, हम लोग इतना पैशनेट हो जाते हैं, इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, जनरली हमें आज भी नहीं मालूम चलता है कि लास्ट में हमें इसमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट इतने अच्छे होते हैं और इतने बड़े ब्रांड्स के होते हैं। नेस्प्रेसो की बात करूँ, टू बी ऑनेस्ट, मुझे स्टार्टिंग में मालूम ही नहीं था कि मैं इसमें कुछ मार्जिन निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा, बट वो ब्रांड इतना बड़ा था और इतना मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि उस ब्रांड के साथ एसोसिएट होना, कि मैं जुड़ गया उसके साथ। और आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उस ब्रांड के वजह से मैं कम से कम नहीं तो 4 प्रोजेक्ट में और कर रहा हूँ मैं। सो नॉट इम्पॉर्टेंट कि हर प्रोजेक्ट में हमें प्रॉफिटेबिलिटी ढूंढनी चाहिए, बहुत छोटा पार्ट हो जाएगा अगर हर प्रोजेक्ट में अगर प्रॉफिट ढूंढना रहेगा, बट प्रोजेक्ट हमारा ऐसा हो, उस प्रोजेक्ट की वजह से आपके पास 10 काम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अ प्रॉफिटेबिलिटी। मुझे ये बताइए, ये जो आप प्रोजेक्ट्स, एप्पल भी कर रहा है, एप्पल का शोरूम कर रहा है, रेयर रैबिट करते हैं, नेस्प्रेसो करते हैं, सो एंड आवर व्यूअर्स वुडंट नो दिस बट यू नॉट ऑन एनी सोशल मीडिया, बट आपने लिंक्डइन के अलावा अपने डिज़ाइनर्स और आर्किटेक्ट्स के साथ ऐसा ट्रस्ट कैसे बिल्ड करा कि वो आपको एक प्रोजेक्ट देते हैं और 4 और पीछे पीछे आ जाते हैं साथ में? मैंने बताया था जैसे कि आप कितने डेडिकेशन के साथ ना अपने प्रोजेक्ट कर रहे हो, जब आप इतनी शिद्दत के साथ अपने प्रोजेक्ट के साथ आप जुड़े हुए होते हो और आप जस्टिस कर रहे होते हो, तो आर्किटेक्ट अपने आप ही आपको अदर प्रोजेक्ट देने शुरू कर देगा। मेरे कई ऐसे प्रोजेक्ट हुए कि क्लाइंट के साथ हम एसोसिएट है और उससे क्लाइंट ने ही अपना ही अगला प्रोजेक्ट में साथ में दे दिया इमीडिएटली। तो मतलब ये आपके ऊपर है कि कैसे आप कितनी शिद्दत के साथ जुड़े हुए क्लाइंट के साथ, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको प्रोफेशनल मार्केटिंग करने की इसके लिए, अगर आप अपना प्रोजेक्ट काम ठीक से कर रहे हो। सो ऑल दीज हाई प्रोफाइल शोरूम्स दैट यू हैव डन, is there something that would set it apart from an average showroom? Is it the quality of material that you're using, the execution, or is it the design perhaps that influences and supports the overall look? So इसमें सबसे पहले डिज़ाइन तो आता ही है, सारे पार्ट अपनी अपनी जगह पर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो क्वालिटी हमें इसके अंदर ब्रांड के अकॉर्डिंग यूज़ करनी होती है। लाइक अगर मैं एप्पल या नेस्प्रेसो की बात करूँ, डेफिनेटली कि वहाँ पर एक कॉस्ट वहाँ मैटर नहीं करती बिल्कुल भी, क्योंकि उनके लिए जो पैरामीटर्स है कि अलग लेवल के होते हैं। अगर मैं दूसरे ब्रांड्स की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग वगैरह हमें देखनी पड़ती है इसके लिए, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पर हमारे को, तो वो मैटर करता है वहाँ पर। थोड़ा केस स्टडी के ऊपर आते हैं। आपने ऐसा कोई प्रोजेक्ट करा है कि मतलब यू टेकन इट एज अ चैलेंज? टेढ़ा प्रोजेक्ट एकदम, तो मैंने मतलब करके लगा हाँ भाई अब ये हो गया तो अच्छा हुआ। गुरुद्वारे की बात करते हैं, आपने स्टार्ट किया था, जिससे जर्नी मेरी स्टार्ट करी थी गुरुद्वारे की। यस, दैट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट बिकॉज कोविड बीच में आ गया, कोविड में हमें अलाउड नहीं था वहाँ पर, और यस बीइंग अ सिख तो गुरुद्वारे के साथ एक मेरे अलग सेंटिमेंट्स, अलग फीलिंग मेरी उसके साथ जुड़ी हुई है। मैं खुद बहुत पर्सनली इन्वॉल्व था उसके अंदर, एंड डेफिनेटली बहुत अप्रिशिएट किया मुझे वहाँ के आर्किटेक्ट ने, वहाँ के गुरुद्वारा कमेटी ने, गुड़गांव में जब हमने गुरुद्वारा किया था वहाँ पर हमारे को, बट उसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, हाइट 70 फीट हाइट थी उसकी गुरुद्वारे के अंदर, और स्केयर फोल्डिंग में टीम काम करी थी। एट ए टाइम मेरी अराउंड 70-75 बंदों की टीम वहाँ पे काम करती थी, और डेली मुझे बहुत टेंशन थी कि इतनी हाइट पे काम कर रहे थे, हम इंडिया के अंदर है, हम नहीं बोल सकते, यूरोप के अंदर नहीं, हम सेफ्टी पैरामीटर्स बोलने को हम यूज़ करते हैं बट सारे नहीं हम यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि वेदर कंडीशन हमारी ऐसी होती है, और वहाँ पर
प्रोजेक्ट काम चल रहा है वहाँ पर, इतनी लेबर, इतना मटेरियल पड़ा हुआ है, कोई एयर कंडीशनिंग नहीं है, एयर वेंटिलेशन नहीं है, और दोपहर के टाइम पे टेम्परेचर गोज नियर बाई 50 डिग्री. इट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली कि मैं उनको बोलूँ कि हेलमेट, हार्नेस, बेल्ट, सेफ्टी शूज़ अब ये पहन के काम करो. उस वक्त जनरली मैं बहुत स्ट्रेस था, बहुत टेंशन थी मुझे. इंश्योरेंस वगैरह मैंने करा के रखी थी, बट स्टिल जिस टीम की वजह से आज मैं हूँ और उस टीम में से किसी भी एक मेंबर को कुछ हो जाए ना, तो मैं बहुत पर्सनली इस चीज़ को ले लेता हूँ. मैं वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था मेरे लिए, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पर और बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ. मतलब ये गुरु साहब का बहुत शुक्र है इसके लिए. ये प्रोजेक्ट जिस हिसाब से आप बोल रहे हो आपके लिए इट्स वेरी क्लोज टू योर हार्ट. एब्सोल्युटली. तो आपने अपने दिल और दिमाग को दो चीज़ों को अलग साइलोज में ऑपरेट करके कैसे, उस टाइम आपका थॉट प्रोसेस क्या होता था? जब ड्राइंग देखता था तो मेरे अंदर का वही जागता था कि कैसे इसको फटाफट ख़त्म करना है प्रोजेक्ट, टाइमलाइंस को लेके करता रहा. बट जैसे गुरुद्वारे जाता था तो मेरी फीलिंग अलग होते थे कि यहाँ पर संगत ने आना है, लोगों ने आना है यहाँ पर, तो कैसे उसको मैं और बेटर और बेस्ट कर सकता हूँ और लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट वहाँ पर हम लगाएं कि उसमें बार बार रिपेयर मेंटेनेंस का काम ना करना पड़ेगा. बिकॉज क्योंकि कारपेट वगैरह लग जाएगा तो इट्स नॉट ईजी कि बार बार जाके वहाँ पे काम करें. रोज़ वहाँ पर प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर, तो इट्स नॉट ईजी. तो मेरे को था कि वन टाइम इसको कंप्लीट करके निकले वहाँ से. द इंटीरियर एंड आर्किटेक्चर इंडस्ट्री, द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज एवर इवॉल्विंग. सारा टाइम कोई ना कुछ नए प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं, मटेरियल्स आ रहे होते हैं, वेंडर्स कुछ ना कुछ नया लेके आ रहे होते हैं. हाउ डू यू कीप अप विद द ट्रेंड? कैसे मैनेज करते हो ये? मैं एक चीज़ पे बड़ा बिलीव करता हूँ, आपका कोई कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूट, कोई स्कूल आपको नहीं सिखा सकता जो आपको ट्रैवल सिखा सकता है. सो आई ट्रैवल अ लॉट. ओके. सो मुझे घर से बहुत डांट पड़ती है. मेरे किड्स मुझसे बहुत नाराज़ रहते हैं कि आप हर वक्त ट्रैवल करते रहते हो. येस, आई ट्रैवल अ लॉट. जब आप ट्रैवल करते हो तो आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलती है, नए नए लोगों से मिलने को पड़ता है और नए नए माइंडसेट आपको दिखते हैं. तो उसकी घर में काफ़ी अपडेट रहता हूँ ट्रैवल के लिए. इतना सब कुछ अचीव कर लिया, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर लिया, एंड देयर आर मैनी मोर टू कम एज वेल. मुझे ये बताओ, इफ़ यू लुक बैक, आप कौन है वो जिसको आप यू आर वेरी थैंकफुल टू दैट यू आर करंटली वेयर यू आर? सो कहावत है कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है. हाँ जी. तो डेफिनेटली मेरी वाइफ का हाथ है, बहुत सपोर्ट रही है. हाँ. अगर आज मैं बाहर रहता हूँ तो मेरे बच्चों का पूरा ध्यान, मेरे पेरेंट्स का पूरा ध्यान रखना है, उसका बहुत बड़ा पार्ट रहता है. शी नेवर से नो टू मी व्हेन एवर आई विल गो टू ट्रैवल. कभी उसने मुझे मना नहीं किया, बहुत साथ रहा है. उसके अलावा मेरी सिस्टर का बहुत साथ रहा है. हाँ. और मेरी एक सिस्टर नहीं, मेरी लाइन लगी है सिस्टर्स की. हाँ. और हर सिस्टर ने मुझे पूरा उतना ही सपोर्ट किया जितना मुझे रियल सिस्टर ने सपोर्ट किया. Nice. मतलब जहाँ पर भी मुझे नीड लगी है, जिस जगह पर भी मैं गया हूँ, तो वहीं पर ही मुझे मेरी एक सिस्टर मेरी ऐसी बन गई है, मेरी ऐसी सिस्टर है कि जहाँ पर मुझे उनसे सपोर्ट मिलती है. सो जितने भी फीमेल्स हैं, रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम. दैट्स गुड. कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एग्जीक्यूशन में कोई भी घुसने के अगर है एंड और दे आर ऑलरेडी इन द इंडस्ट्री, आप उनको एक लाइन में एडवाइस क्या देना चाहोगे? सो इस लाइन में जुड़ना आसान है, लाइन में एंटर होना भी आसान है. इसमें बने रहना एक टास्क है, इसमें कोई शक नहीं है. बट हाँ, जो बना रहेगा तो लास्ट में बाहुबली वही बनेगा. नाइस. अमनदीप भाई, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट. यू आर वेलकम. I've been to the Nespresso in Saket that you have got. Really? बहुत ही सुंदर बनाया है आपने. एंड आपने बस व्यूअर्स को ये बताओ कि आप मुझे बता रहे थे पहले कि नेस्प्रेसो के और आपके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. कहाँ आ रहे हैं, प्लीज़ बताइए थोड़ा. सो नेस्प्रेसो के अराउंड 3 प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं इनके. चेन्नई में आ रहा है, बेंगलोर में आ रहा है और मुंबई में आ रहा है. बहुत जल्दी इनके आ रहे हैं, बहुत जल्दी इनके उसमें आने वाले हैं. नाइस. सो नेस्प्रेसो, रेयर रैबिट, एप्पल, and there are a few other projects that I'm sure you can talk about them at a later stage when they're all done. जो जिस लेवल इंट्रिकेसी और डिटेल से आप काम करते हो, it really reflects in the projects that you've done. And I wish you nothing but the best. Thank you for taking the time out. Thank you for coming and bestowing upon us your little nuggets of wisdom. और हम लोग आपको ज़रूर दोबारा बुलाएंगे, hopefully where you can cater to a larger audience, where you have perhaps students as well, where they can learn from your wisdom and they can take something very valuable back home with them. Thank you again and see you next time. You're welcome.